हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी बुक स्पर्श से हम हमारा पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, है ना। पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उसे लिखा किसने? बचेंद्री पाल ने। तो बचेंद्री पाल ये एक मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, है ना। और उन्होंने अपने बारे में इसमें लिखा है अपने पाठ के, और उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बचेंद्री पाल एक बहुत साधारण परिवार से थी, और उनका सपना ये था कि मैं एवरेस्ट पर जरूर चढ़ूंगी, है ना। और वो सपना पूरा करने के लिए उनको पढ़ाई 10th भी उन्होंने पढ़ाई जब की, 10th पास की जब, उसके बाद उनके पिता के पास पैसा नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपनी सिलाई कढ़ाई बुनाई जो करके उन्होंने पैसे कमाया, और उसके बल पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और उसके बाद उन्होंने एमए किया, है ना। और एमए करने के बाद पे उनका जो सपना था एवरेस्ट पर चढ़ने का, उन्होंने अपना पूरा किया, है ना। वे संस्कृत से एमए थी, और उन्होंने एमए बीएड दोनों थी, और उन्होंने ये सपना अपना पूरा करने के लिए यहाँ पर किया। लेकिन बड़े भाई साहब जो थे उनके, और उनसे जो 6 साल छोटा भाई था, बीच की थी बचेंद्री पाल। लेकिन उस समय लड़कियों को उतना अच्छा मतलब उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, है ना। तो उसके बावजूद उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए अपने आप को तैयार किया। लेकिन बड़े भाई साहब भले ही छोटे भाई को कहते थे कि नहीं, तुम एवरेस्ट चढ़ो, तुम ऐसा करो, मतलब उनको बढ़ावा देते थे। लेकिन बचेंद्री पाल को नहीं, वो यही सोचती थी कि क्या हुआ, लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे इन सब चीज़ों में क्यों नहीं, लड़कियाँ क्या वो काम नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने वो कर दिखाया, है ना। और अपने को यहाँ पर उन्होंने साबित किया। ठीक है, तो इस पाठ को हम पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम हो चुके थे कि उन्होंने जब 26 मार्च की पेरिस पहुंचे, जब वे वहाँ पर एवरेस्ट के पास में, तो हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। शेरपा मतलब ये जो जिन एवरेस्ट चढ़ते हैं, जिनको सिखाते हैं, उसमें से जो हेड रहता है उसको शेरपा कहते हैं। और वो वहाँ पे हमें पता चला कि एक शेरपा की वहाँ पे वो मतलब बर्फ जब गिरी, हिमस्खलन मतलब बर्फ का जो टुकड़ा गिरा ऊपर से, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो वो दुखद समाचार हमारे लिए था कि वो पहली बार जब हम चढ़ रहे थे, तो उस समय हमें वही दुखद समाचार मिला कि एक शेरपा की हिमस्खलन से मृत्यु हो गई। अब खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते पर बाईं तरफ सीधी पहाड़ी से धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। अब जितना भी आप, यदि बर्फीली पहाड़, एवरेस्ट तो पूरा बर्फीला ही है, यदि आप चढ़ते चले जाएं तो वो क्या होता है, स्खलन मतलब वहां से वो बर्फ गिरता चला जाता है। अब वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं कि उसमें तो बहुत से लोग खत्म भी हो जाते हैं। वही बता रहे हैं, जो शेरपा खत्म हुए वो उसी के कारण हुआ कि हिमस्खलन हुआ, और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। उसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। वो इतनी बड़ी चट्टान बर्फ की गिरी थी कि वे लोग 16 लोग थे, लेकिन 16 शेरपा लोग थे, वो जितने भी थे उनमें से वो 4 घायल हुए, एक उसमें से उनकी मृत्यु हो गई। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है ना, और स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि भाई जब हम इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वो हिम्मत जुटानी पड़ती है कि हो सकता है एक बर्फ की चट्टान हम पर भी गिर जाए, और हम वो जितने भी शेरपा लोग होते हैं, उन्हें शेरपा कहते हैं, वो जो चढ़ रहे हैं एवरेस्ट, तो वो जितने भी हैं वो उनका जो कर्नल था, उनकी जो हेड थे, है ना, वो कौन थे? कर्नल खुल्लर। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई आप लोग चढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ पर हिमस्खलन होता ही है, मतलब बर्फ की चट्टानें गिरती ही है।
उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए, है ना। जो उपनेता थे वहां के, वो जो इसके हमारे पहले जो दल गया था, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो दल था, वो जाकर आया। वो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब आगे के दल का वो नेतृत्व कर रहे थे। कौन? उपनेता प्रेमचंद। तो 26 मार्च को पेरिस लौट आए। जब हम पेरिस पहुंचे तो वो लौट कर आ रहे थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जहाँ पे खुम्बू हिमपात की स्थिति से, मतलब जहाँ पे खुम्बू है, वो वहाँ पे रुकने का जो उनका ये है, वहाँ पे वो हिमपात हो सकता है। और उन्होंने वो स्थिति को हमको बताया और उससे हमको अवगत कराया। यानी हम वो जान गए कि वो जो प्रेमचंद थे उपनेता, उन्होंने ये इसकी जानकारी हमें दी। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, कितने? 6000 मीटर, है ना। तो वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। जो हिमपात हुआ था वहां तक के जो आप लोग चढ़ रहे हो, आप जा रहे हो, तो वहां पे 6000 मीटर तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एक पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। और जितने भी जहाँ जहाँ भूस्खलन हुआ था और जहाँ जहाँ बर्फ गिरी थी, तो उन सब बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं, तो उन सब को हटाते हटाते वो 6000 मीटर तक के तो रास्ता साफ कर दिया गया है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो वहाँ पे पुल रस्सियों से जो बंधा हुआ पुल था, रस्सियां बांधकर और जहाँ जहाँ मतलब रास्ता साफ कर दिया गया, तो वो वहाँ पे बता दिया गया कि रस्सियों का पुल बांध दिया गया है और वहाँ पे झंडे गाड़ दिए गए हैं, है ना। झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया है, मतलब यहाँ से आपको जाना है, वहाँ पे चिन्हित कर दिया गया, मतलब कि वहाँ पे झंडे गाड़ दिए गए हैं कि आप इस रास्ते से जाओगे। अब सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इन पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ग्लेशियर मतलब बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। वो ग्लेशियर मतलब बर्फ की नदी, बर्फ एक साथ में बह के मतलब नीचे आता है, रस्खलन जिसे कहते हैं, कि वो एक साथ में नीचे आता, उसी ग्लेशियर कहते हैं, जिसे हम बर्फ की नदी हिंदी में उसे कहेंगे, बर्फ की नदी एक साथ आती है। तो वो उन्होंने कहा कि अभी भी वो गिरना अभी भी जारी ही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो वो उन्होंने हमें अवगत कराया कि आप जब भी चढ़ोगे, जब भी जाओगे, 6000 मीटर तक के तो रास्ता साफ कर दिया गया है, लेकिन बताते नहीं आता क्योंकि ग्लेशियर नीचे की ओर आ रहा है, तो वो फिर से उसी जगह पे फिर से वो वैसी ना हो जाए और आप लोगों को रास्ता साफ करना पड़े। तो ये सब चीज़ें वो हमें अवगत करा दिए थे उन्होंने। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अब देखिए, जाना तो है, यदि कोई जैसा रहता तो सोचता कि नहीं अब हम नहीं चढ़ेंगे भैया, इतनी मृत्यु हो रही है, इतना बर्फ की चट्टानें गिर रही हैं और उसमें सब जितने भी सुनाई आ रहे हैं, एक या दो की मृत्यु की खबर आ रही है, तो इससे क्या हो जाता है, लोग वैसे डिमोशनल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जब ऐसे सुनते जा रहे, खबर मिली, तो जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, है ना। जो आशा पूर्वक हमें चलना चाहिए था, वो हमारी आशाजनक स्थिति थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा सुनते सुनते हमें क्या हो रहा था, हम ऑटोमेटिक मतलब हमें नर्वसनेस जो जिसको बोलते हैं, कि वहीं पे हमें उस चीज़ से हम पीछे हटते जा रहे थे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, चलना तो है, अब आए हैं इस यहाँ, हमें करना तो है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा। चढ़ने के पहले बचंती पाल कहती हैं कि मैंने 2 बार देखा उस शिखर को, ऊपर से नीचे से ऊपर तक, लेकिन एक दूरी से यानी उसके पास जाकर नहीं, एक दूर से मैं वहाँ पूरे एवरेस्ट को देख रही थी। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इनकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नोत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही।
वो जो बर्फीली ग्लेशियर जिसे कहते हैं वो कैसे टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देने लगी। बर्फ की नदी जो थी वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देने लगी कि फिर बचेंद्री पाल सोचने लगी, जब देखा उन्होंने एवरेस्ट को कि इसका रास्ता तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, हम सोच रहे थे कि यदि हम रस्सी पकड़कर चढ़ते चले जाएं तो नहीं, ये काफ़ी मतलब रस्सी तो है ही नहीं, वो रस्सी से पकड़ते हैं वो उससे चढ़ते हैं, है ना। अब वो फंसाते चले जाते हैं, रस्सी तो रहती ही है लेकिन वो फंसाते चले जाते हैं, उसके जरिए वो चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब वो आड़ा टेढ़ा रास्ता देखा तो थोड़ा सा वो भौचक्की रह गई, मतलब आश्चर्य में अचरज रह गई कि वह करें तो कैसे करें। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था, है ना। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात मतलब वो थोड़ी थोड़ी चट्टानों को बर्फ का थोड़ी थोड़ी चट्टाने थोड़ी थोड़े बर्फ इस तरह से गिर रहे थे कि वो खंडों में मतलब उसके टुकड़ों टुकड़ों में वो गिर रहे थे। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। ग्लेशियर यानी जो बर्फ की नदी बहते हुए आ रही है तो उसमें क्या हो जाता था, वो उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव हो जाते थे, है ना, उसमें हलचल मच जाती थी। अब हलचल मच जाती जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। जैसे ही ग्लेशियर बह कर आता तो वो बड़ी बड़ी चट्टानें वैसे ही गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, है ना। आपने अभी देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर काम चल रहा था तो वो हिमाचल प्रदेश से वो जो हिम भूस्खलन हुआ तो उसमें ग्लेशियर जैसे ही फटा, जैसे ही बहने लगा तो कितने मजदूर वहाँ जो काम चल रहे थे, जो प्लांट था वो प्लांट तक लेके वो बह गया, इतना जोरदार। अभी हमने कुछ महीनों पहले की बात है, ये उस समय हमारे अभी अभी हुआ था हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो वही बात ये बता रही है कि हिमपात जब होता है, हिम भूस्खलन जब होता है तो उसमें वो कुछ नहीं देखता है कि क्या है और क्या नहीं, बड़े बड़े प्लांट इसमें चले जाते हैं, है ना। तो और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमपीडर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब बोले इसके चढ़ने से हमने हिम्मत तो कर ली और हिम्मत जुटानी पड़ी और जुटानी क्या पड़ी, वो तो एक सपना था मेरा, लेकिन मैंने उसके लिए अपनी हिम्मत जुटाई और उसको यहाँ पर लाकर मैंने अपने आप को खड़ा किया। लेकिन उसके बावजूद जब हम ये सब चीज़ें देख रहे थे तो एक मन में भयानक सा मतलब भयावह विचार जो आ रहा था वो ये था कि चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। इस विचार में और जो और बार बार वो दरार पड़ रही थी, मतलब बर्फ में जो दरार पड़ रही थी, यानी चढ़ने का विचार जो था कि वो कैसा था कि वो जो दरारें पड़ रही थी उसके कारण हम चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, ये उनके मन में एक डरावना सा ख्याल आ रहा था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ये भी सुनने में आ रहा था कि आरोही मतलब चढ़ने वाले, आरोह किसे कहते हैं, चढ़ना, आरोह मतलब चढ़ना। तो आरोही कौन, तो जो चढ़ रहे हैं, जो पर्वत पर, हिम पर्वत पर चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पर, है ना। तो ऐसे कई दर्जनों आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कौन, वो जो हिमपात था, जो हिमपात मतलब बर्फ जो गिर रही थी वो चलने वाले चढ़ने वालों को वो छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अब हमने जो अधिकांश सामान जो हमारा हम अपने साथ में रखते हैं वो सामान हमने आधे रास्ते तक हम अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना बताया और लट्ठों और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। किसने, डॉक्टर मीनू मेहता ने। डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया कि वहाँ पर तुम्हें जो तुम्हारा ये जो एल्यूमिनियम का जो पुल है ना, जो एल्यूमिनियम की जो सीढ़ियाँ हैं और उस सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, मतलब वो पुल आप जब चढ़ रहे हो तो उसको कैसे पुल बनाना, और लट्ठों और रस्सियों
का उपयोग, रस्सी का उपयोग किस तरह से करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी उन्होंने दी। फिर क्या होता है कि जब हम दूसरा दिन था ये हमारा चढ़ने का, और तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब वो जितना सामान था वो तो हमें ढोके ही लेके जाना था, वो हमारा अभ्यास चल रहा था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। रीता गोम्बू जो उनके साथ में थी, वो उनके बचेंद्री पाल के, वो रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल ये जब चढ़ रहे थे तो हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। वो जो होता है ना, जो बोलने के लिए की जानकारी देने के लिए, वो यहाँ से बोलते और वहाँ पर उनके कैंप में उनको जानकारी मिलती थी कि कहाँ तक वे पहुँचे हैं, है ना। उसे वॉकी टॉकी कहते हैं कि वो वहाँ से बोलते थे और वहाँ पे वो सुनते थे कि ये लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुँचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थीं। अब जब कैंप 1 पर जब हमें पहुँचना था तो वो वहाँ पर सिर्फ हम 2 महिलाएं थी। कौन कौन? रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल। रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल ये 2 पहली महिलाएं थी जो पहले एक नंबर के कैंप पर भी पहुंची थी, है ना। तो आगे और हम पढ़ेंगे बाद का लेसन। अभी ये लेसन काफ़ी बड़ा है, ये हमारा चलेगा 1-2 पीरियड और चलेगा, इसको हम ध्यान में रखें, है ना। तीसरे यहाँ पे हम चल रहे हैं 18 पेज नंबर पे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ते जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा साथ में, है ना। और ध्यान दें, और हम पढ़ते जा रहे हैं, आप भी उसे पढ़ते जाएं और हम समझाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं उसका 4th पैराग्राफ पे चल रहे हैं कि अंग दोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। हम एक ही कैंप पे पहुंचे थे। हम जो दो लेडीज थी, जो हम 2 महिलाएं थी, वो हम एक नंबर के कैंप पे पहुंचे थे। और वो जो थे वे कौन थे? वे कि अंग दोरजी और लोबसांग और गगन बिस्सा, ये 3 लोग थे। वो उन्होंने साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। यह संतोषजनक प्रगति थी कि उस समय कोई हिमस्खलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वे 4 कठिनाइयाँ तो आई, बहुत थोड़ी सी जो रस्खलन हो रहे थे वो तो छू कर जा ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने 4 नंबर का जो कैंप था वहाँ पे उन्होंने लगाया। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तेनजिंग जो चीनी थे, वे वहाँ पे आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने ये जताया कि हम जितने भी शेरपा कुली हैं आपके और जितने भी सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। मैंने अपना परिचय ऐसा दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, नया सीख रही हूँ और नौसिखिया हूँ, और मेरा ये पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट पर उनके लिए पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। तुम जब इतनी दूर तक चली आई तो मुझे ऐसा लगता है वो तेनजिंग जो थे वे कहने लगे कि तुम ऐसी पहली लड़की हो जो तुमने इस हद तक, यानी इस जगह तक तुम पहुंच गई और अपनी जो पहुंचने पर
उन्होंने उनकी तारीफ की बचेंद्री पाल की। किसने? तेनजिंग ने। हाँ, जो वो सब सदस्य से मिले थे और सारे जितने भी ये थे, शेरपा कुली थी, उन सब से उन्होंने मुलाकात की और उनमें उन्होंने बचेंद्री पाल को सबसे ज़्यादा मतलब ये कहा कि तुम यानी जो इरादों के पक्के रहते हैं वे तो अपने शिखर, अपने अहम जो उनका एम रहता है उस पर वो पहुंच ही जाते हैं, जो लक्ष्य रहता है उस पर वो पहुंच ही जाते हैं, उनका इस तरह से कहना था, है ना। तो तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। मैं तो ये चाहता था कि तुम इस तरह की लड़की हो, तुम्हें पहले ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस पाठ को बचेंद्री पाल ने यहाँ से बताया। अब पेज नंबर 19 पर हम चलेंगे और 18 से शुरू करेंगे, 19 पर हम चलेंगे। ओके, थैंक यू।